नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। ये दोनों तो इंडिया यूएस रिलेशन से संबंधित आर्टिकल हैं, इनको हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज से संबंधित। दूसरे नंबर पे इन दोनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पर फायर क्रैकर्स पर बैन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और ये चौथा आर्टिकल, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के रैशनलाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट की बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ऑटोनोमस बॉडी से आप क्या समझते हो, ऑटोनोमस बॉडीज या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी बार आपने ये टर्म सुनी होगी, खास करके प्रीलिम के क्वेश्चंस जब आप सोल्व करते हो तो बहुत बार आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट देखने को मिलती है, ये जो बॉडी है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ऑटोनोमस बॉडी है। तो आप डेफिनेशन बता दीजिए ऑटोनोमस बॉडी की। देखो, जब सरकार को ये महसूस होता है ना कि कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना, मतलब कुछ फंक्शंस को डिस्चार्ज करना जरूरी है गवर्नमेंट सेटअप के बाहर। गवर्नमेंट सेटअप के बाहर का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फंक्शंस जिनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस डे टू डे अफेयर में नहीं होनी चाहिए, तब उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये ऑटोनोमस बॉडी इस्टाब्लिश की जाती है रेलेवेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। मतलब ऑटोनोमस बॉडी का जो सब्जेक्ट है, जैसे इन्वायरमेंट, तो वो बॉडी इस्टाब्लिश की जाती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ऐसी बॉडीज में, जैसा हमने डिस्कस किया, डे टू डे अफेयर्स में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, जैसा नाम से ही जाहिर होता है ऑटोनोमस। क्वेश्चन उठता है पैसे कहां से आते हैं। देखो, रेलेवेंट मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट फंड देता है इन बॉडीज को, या तो पूरी तरह से फंडिंग मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसकी फंडिंग की जाती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर पार्शियली। डिपेंड इस पर करता है कि या तो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप से कुछ पैसे अगर कमा पाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर पूरी की पूरी जो फंडिंग है वो मिनिस्ट्री के द्वारा ही कर दी जाती है। इसके बाद थोड़ी और इंफॉर्मेशन जानते हैं इन ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में। देखो, ज़्यादातर ये जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं ना, ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। लेकिन कुछ ऑटोनोमस बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज भी होती हैं जो वेरियस पार्लियामेंट्री एक्ट्स के प्रोविजंस के तहत इस्टाब्लिश की गई होती हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ के लिए फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करना, रिसर्च कंडक्ट करना, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार के फंक्शंस इन ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। गवर्नेंस कैसे चलती है इन ऑटोनोमस बॉडीज की। देखो, ये जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, इनको गवर्न करने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल होती है। इस गवर्निंग काउंसिल को चेयर किया जाता है या फिर उससे संबंधित मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के द्वारा, या फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के द्वारा। जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए गवर्निंग काउंसिल होगी जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को गवर्न करेगी, और उस गवर्निंग काउंसिल के हेड या तो एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे या फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे। लास्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है। देखो, इन ऑटोनोमस बॉडीज को ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा, और एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है हर साल पार्लियामेंट के सामने। हालांकि ये एक क्रिटिसिज्म भी है कि सभी ऑटोनोमस बॉडीज को कैग के द्वारा नहीं ऑडिट किया जाता है। ये देखो, यहाँ पर आप साइड में इश्यूज देख सकते हो इन ऑटोनोमस बॉडी से संबंधित। सबसे पहले डिस्पैरिटी इन द मेथड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो तो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है गवर्नमेंट के प्रति, बट ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं इनके डे टू डे अफेयर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। इस वजह से बहुत बार फंड्स का मिसमैच देखने को मिलता है इन ऑटोनोमस बॉडीज में। गवर्नमेंट ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाती इन बॉडीज को। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है हाई नंबर ऑफ बॉडीज। हर एक मिनिस्ट्री की इतनी बड़ी संख्या में ऑटोनोमस बॉडी है तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा नज़र रखना मुश्किल हो जाता है।
वैसे तो देखो, नाम ही ऑटोनमस है, आज़ादी दी गई है कि आप अपने हिसाब से काम करो, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो फंड्स आपको दिए गए हैं फंक्शनिंग के लिए आप उनको अच्छे से यूटिलाइज ही ना करो। नॉन यूनिफॉर्मिटी इन फंक्शनिंग, सॉरी, अलग अलग ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो अलग अलग ढंग से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती वेरियस ऑटोनमस बॉडीज में। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म, जो हमने डिस्कस किया, प्रॉपर फ्रेमवर्क का अभाव देखने को मिलता है। बहुत सारी बॉडीज तो ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, मतलब जिस मकसद के साथ वो बॉडीज इस्टेब्लिश की गई थी वो मकसद आज के समय में रेलेवेंट नहीं है, तो कायदे से उन बॉडीज को ख़त्म कर देना चाहिए था। नॉन यूनिफॉर्म पॉलिसीज में भी यूनिफॉर्मिटी का अभाव देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में अथॉरिटेरियनिज्म इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है गवर्निंग काउंसिल में काफ़ी बार सहमति यानी सर्वसहमति नहीं देखने को मिलती, कुछ ही लोग अपनी मनमानी करते हैं डिसीजन लेने में। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं होता, कुछ लोगों की चलती है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये तो हमने बात की बेसिक्स की, अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हुआ क्या है, देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिपोर्ट का नाम था रैशनलाइजेशन ऑफ 109 ऑटोनोमस बॉडीज। ये रिकमेंडेशन दी गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा अकॉर्डिंग टू रूल 229 ऑफ जनरल फाइनेंस रूल्स 2017। ये रूल नंबर 229 क्या है, देखो, रूल नंबर 229 जनरल प्रिंसिपल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस से संबंधित है। अब आपके मन में आया होगा रूल तो ठीक है, रिकमेंडेशन आखिरकार है क्या। देखो, रिकमेंडेशन ये दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 109 बॉडीज को मर्ज कर दिया जाए 26 बॉडीज में, यानी अभी जो 109 ऑटोनोमस बॉडीज है ना, उनको मर्ज करके सिर्फ 26 बना दो। 23 बॉडीज से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री डिसएंगेज करें। डिसएंगेज का मतलब ये होता है कि फंड प्रोवाइड करना कम कर दें या बंद कर दें। इसके अलावा 6 बॉडीज को तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। समझ गए, मैं फिर से बोलता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यह रिकमेंडेशन दी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 23 बॉडीज से डिसएंगेज करें, मतलब लेना देना खत्म कर दें इन बॉडीज से, और 109 बॉडीज को मर्ज करके 26 बना दे और 6 बॉडीज को तो पूरी तरह से बंद कर दें। तो इस रिकमेंडेशन के बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बोला है कि भाई आप 5 ऑटोनोमस बॉडीज की फाइनेंसिंग को कम कर दीजिए। ये तो रिकमेंडेशन थी, अब सारी रिकमेंडेशन को तो नहीं मानती ना गवर्नमेंट। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने तो बोल दिया कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 109 बॉडीज को 26 में कन्वर्ट कर दे मर्ज करके, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगा ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने रेकमेंड ये किया कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 5 ऑटोनोमस बॉडीज को जो फंडिंग जाती है उसे कम कर दे। अगर देखो बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो रेकमेंड ये किया गया है, ये 5 बॉडीज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है, CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई में है, और सबसे लास्ट में सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन ये अहमदाबाद में है। ये रिकमेंड किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन 5 ऑटोनोमस बॉडी से अपने आप को डिसएंगेज करें। डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, देखो डिसएंगेज का मतलब 2 एस्पेक्ट्स में, एक तो कि आप इन बॉडीज की मैनेजमेंट से पूरी तरह से दूर हो जाओ, पूरी तरह से डिसएसोसिएट हो जाओ इन बॉडीज की मैनेजमेंट से। दूसरा, इन बॉडीज को फंडिंग देना बंद कर दो कि भाई कल से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आप अपने खुद से रेवेन्यू का आप अरेंजमेंट कीजिए। प्लान ये रहेगा कि इन बॉडीज को, अब देखो एकदम से फंडिंग देना बंद कर देंगे तो इनके लिए भी फंड्स अवेल करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो जैसे इस साल 25% कम कर दिया, अगले साल और 25% कम कर दिया, उससे अगले साल और 25% कम कर दिया, 3 सालों के अंदर अंदर फंडिंग पूरी तरह से बंद करनी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को इन बॉडीज की। स्पेसिफिकली ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इनको तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दो, और ये सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है, इसको मर्ज कर दो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट तमिलनाडु में, क्योंकि दोनों
सेम तरह की बॉडी हैं, सेम ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कोस्टल मैनेजमेंट। अगर ऐसा होगा तो डुप्लीकेशन कम हो जाएगा ना। दो बॉडीज सेम काम करती हैं, क्यों ना आपस में इनको मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये तमिलनाडु में है। इस बॉडी को देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हर साल 14 करोड़ की रकम देती है, तो रिकमेंड ये किया गया है इस बॉडी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ ही मर्ज कर दिया जाए और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये बॉडी काम ना करें। इसके अलावा लास्ट में ये बोला गया कि कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इनको तो काम करने ही दिया जाए, इनको तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना जारी रखे, इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन एंकरेज किया जाए इन बॉडी को कि भैया पैसों का जुगाड़ आप खुद से कीजिए। तो इस प्रकार से हमने पहले तो ये बात की कि आखिरकार हुआ क्या है। अब बात करते हैं सरकार ये जो ऑटोनोमस बॉडीज़ को रैशनलाइज कर रही है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इस प्रकार की ऑडिटिंग पहली बार की गई है तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी होंगे, चूँकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इससे इनको और ज़्यादा ऑटोनमी मिलेगी, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी इनको, अगर सरकार पूरी तरह से इन इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेती हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, जैसे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा पावर्स मिलेंगी, ज़्यादा ऑटोनमी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से रिसर्च और इनोवेशन लेके आ सकेंगी, एम्बिग्विटी कम होगी, और सबसे लास्ट में गवर्नेंस लेवल पे ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकेंगी ये बॉडीज़, इवन प्राइवेट बॉडीज़ के साथ भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी तरह से अलग हो जाएगी ना इन बॉडीज़ की मैनेजमेंट से। लेकिन जैसा आपके मन में अभी चल रहा होगा कि नुकसान भी तो होगा, हाँ नुकसान तो बेशक होगा। सबसे पहला नुकसान तो देखो ये होगा, अभी तक ये बॉडीज़ गवर्नमेंट की सपोर्ट से चल रही थी, गवर्नमेंट के पैसों से चल रही थी। अब देखो ऐसी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका काम है रिसर्च करना, लेकिन अगर इनको सरकार की फंडिंग नहीं मिलेगी तो फिर इनका फोकस हो जाएगा कि फंडिंग को कैसे अवेल किया जाए, कहाँ से पैसे प्राप्त किए जाएं, तो इनका फोकस रिसर्च पे से हट जाएगा। इनका मेन कंसर्न ये होगा कि बॉडी को चलाने के लिए पैसे कहाँ से जुगाड़े जाएं, पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, तो अपने लक्ष्य से भटक सकती हैं ये बॉडीज़। जैसे देखो इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है, इन्वायरमेंट तो एक पब्लिक इशू है ना, तो अच्छे गुड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इन्वायरमेंट संबंधित पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सब कुछ अगर प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया जाए तो फिर सरकार क्या करेगी, मतलब सरकार इन्वायरमेंट को हल्के में ले रही है, इसका मतलब तो ये है। इवन नेक्स्ट पॉइंट में ये भी कहा जाता है, अगर माना कि ये बॉडीज़ में फंड्स मिस यूटिलाइज होते हैं, अच्छे से यूटिलाइज नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप बॉडी ख़त्म कर दो, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फंड्स को मिस यूटिलाइज करने के प्रति, उन ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी, उन ऑफिशियल्स की जवाबदेही तय की जाए। पूरी बॉडी को ख़त्म करना ये तो एक सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो काफ़ी सारी तो ऐसी बॉडीज़ हैं जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच एक इंटरफेस का काम करती हैं। अगर इन बॉडीज़ को बंद कर दिया जाएगा तो फिर वो इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा सरकार का जनता के साथ। तो सजेशन क्या है, तो क्या किया जाए अगर इनको बंद ना किया जाए। सजेशन देखो ये दिया जाता है कि सबसे पहले तो एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और उस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन ऑटोनोमस बॉडीज़ की बाउंड्रीज़ को डिफाइन किया जाए, वर्किंग कैसी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी कितनी है कितनी नहीं है, कैसी पॉलिसीज़ ये फॉलो कर सकती हैं। नेक्स्ट सजेशन, एसएससी या फिर यूपीएससी के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, वो टास्क फोर्स यूनिफॉर्मिटी लेके आए इन ऑटोनोमस बॉडीज़ में। अगर नंबर ज़्यादा है तो नंबर कम किया जा सकता है, हाँ अगर कहीं डुप्लीकेशन है कि सेम ही काम परफॉर्म करने के लिए दो बॉडीज़ हैं, उनको आप मर्ज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिव्यू करने के बाद। कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाई जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ये रेगुलरली पार्टिसिपेट करें ऑटोनोमस बॉडीज़ की मीटिंग्स में, और सेम तरह की ऑटोनोमस बॉडीज़ की मीटिंग्स एक साथ होनी चाहिए ताकि विभिन्न ऑटोनोमस बॉडीज़ आपस में कोलैबोरेट कर सकें। ऑडिट जो है ऑटोनोमस बॉडीज़ का वो भी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। ये सजेशंस हैं, वे फॉरवर्ड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राधा कुमार के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सभी एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त कवर करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। जैसा आपको पता है कि जो बाइडन यूएस के अगले राष्ट्रपति होंगे, इसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं कि जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए की जो पॉलिसीज़ हैं भारत के संदर्भ में, उनमें क्या बदलाव आएगा। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने जो एनालिसिस किया है वो सही किया है कि ओवरऑल रिलेशंस इंडिया और यूएसए के बीच अच्छे ही रहने वाले हैं, लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज़ पर इंडिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है यूएस की तरफ से, जैसे ह्यूमन राइट्स, टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ ऐसे इशू हैं जिन पर यूएसए इंडिया पर प्रेशर डाल सकता है। बट ओवरऑल रिलेशंस जैसे डिफेंस रिलेशंस, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ट्रेड रिलेशंस, ये यूएसए के साथ मजबूत ही रहेंगे। इसके बाद राइटर ये कहती हैं, देखो एक मिथ है कि ट्रंप और मोदी के ईरा में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए, लेकिन ये मिथ है। बट एक्चुअल में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस सबसे ज़्यादा तब मजबूत हुए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और बैरक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति थे। उस समय कुछ समय के लिए इंडिया यूएसए का पोटेंशियल एलाय नहीं था, एलाय बन गया था। अगर देखो हम बिल्कुल शुरुआत से देखें, आज़ादी के बाद से 1960s में जब यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, तो वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते थे। जॉन एफ कैनेडी को ये लगता था एशिया में चाइना के टोटलिटेरियन रेजीम के बराबर में इंडिया का जो डेमोक्रेटिक रेजीम है, इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए का जो मार्शल प्लान था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काफ़ी तबाह हो गए थे, इसी प्रकार का मार्शल प्लान इंडिया के लिए भी लॉन्च करना चाहते थे जॉन एफ कैनेडी। इनके कार्यकाल के दौरान इंडिया को काफ़ी इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली, और जब 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तो नेहरू ने यूएसए को खत लिखा था मदद के लिए। यूएसए मदद के लिए तैयार था, उससे पहले ही चाइना ने यूनिलेटरली सीज फायर साइन कर दिया था। इवन 1962 के वार में ऐसा भी कहा जाता है जॉन एफ कैनेडी ने अयूब खान, जो उस समय पाकिस्तान के प्रीमियर थे, उनको रोका था कि इंडिया और चाइना का जो युद्ध चल रहा है, आप इंडिया के अगेंस्ट सेकेंड फ्रंट ना ओपन कीजिए। लेकिन देखो धीरे धीरे रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए इंडिया और यूएसए के बीच। नेहरू की डेथ हो गई थी और जॉन एफ कैनेडी, इनका भी असैसिनेशन हो गया था। 1971 में इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की यूएसएसआर के साथ, तो रिलेशंस खराब हो गए थे। ये अलग से एक इन्फोग्राफिक है। 1959 में आइजनहावर, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये इंडिया की यात्रा पर आए थे। तो थोड़े समय के लिए वो जो कंसर्न्स थे कि इंडिया नैम के नाम पे यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहा है, वो कंसर्न एड्रेस हुए थे। और उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया, जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल के दौरान रिलेशन अच्छे थे, लेकिन रिचर्ड निक्सन जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि 1971 के वार में बांग्लादेश की जो लिबरेशन मूवमेंट थी उसमें यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया था और इंडिया यूएसएसआर की साइड था। इंडिया और यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। 1978 में जिमी कार्टर और इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जब मुलाकात हुई थी, कोई केमिस्ट्री नहीं देखने को मिली दोनों के बीच में। एक मैसेज लीक हो गया था जिसमें जिमी कार्टर अपने एक सहयोगी को बोल रहे थे कि न्यूक्लियर इशू पर इग्नोर करना है इंडिया को। बाद में मोरारजी देसाई ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद एक सेकेंड रुकिए, हाँ, 90s में क्लिंटन प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के। यूं कहा जाता है कि शुरुआत में तो क्लिंटन इरा में रिलेशंस खराब हुए थे, क्योंकि इंडिया पर प्रेशर डाला गया था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए, कश्मीर इशू को पाकिस्तान के साथ सेटल डाउन कीजिए। इवन यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया में शामिल होने के इशू पर भी क्वेश्चंस रेज किए थे। जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ था इंडिया में, उस पर यूएसए के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए थे। लेकिन जाते जाते क्लिंटन के ईरा में भी रिलेशंस ठीक हो गए थे। 2000 में क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। आप कह सकते हो शुरुआत हो गई थी रिलेशंस इंप्रूव होने की, क्योंकि चाइना काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहा था और यूएसए को फिर से लगने लगा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक टूल हो सकता है।
वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। आप कह सकते हो कि उस दौरान दोनों देश एक दूसरे को समझने लगे थे। पहले तो बिल्कुल ही रिलेशंस खराब थे, लेकिन क्लिंटन का कार्यकाल जब अंतिम स्टेज पर था तो दोनों देश एक दूसरे को समझना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और इन्हीं के दौरान रिलेशंस एकदम से मजबूत होना स्टार्ट हुए। यूएस और इंडिया के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। इवन इस मुद्दे पर इंडिया में नो वोट कॉन्फिडेंस भी हुआ था। लेफ्ट पार्टीज ने यूपीए की सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया था इस इशू पर, और यूपीए छोड़िए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस इशू पर रिस्क लेने को तैयार थे। वो चाहते थे कि ये एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के साथ साइन करें। और देखो उस समय यूएसए को पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी अफगानिस्तान में युद्ध जीतने के लिए। बावजूद इसके यूएसए के इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय इंडिया और यूएसए के बीच $40 बिलियन तक पहुंचा। और बाद में 2008 में बैरक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति बनते हैं और जो बाइडन जो अभी राष्ट्रपति बनेंगे वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। राइटर के अनुसार 2009 से लेकर 2014 के बीच इंडिया और यूएसए के रिलेशंस सबसे ज़्यादा मजबूत हुए थे। इस दौरान इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड था वो डबल हो गया। यूएसए इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करने पर राजी हो गया। इंडिया की जो मांग थी कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, यूएसए ने इस मांग का समर्थन किया। एनएसजी में इंडिया की मेंबरशिप का यूएसए ने समर्थन किया। ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर बने, इसका समर्थन किया गया यूएसए के द्वारा। इंडिया को अफगानिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करनी चाहिए और सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, इसको सपोर्ट किया गया यूएसए के द्वारा। यूएसए ने यूरोपियन यूनियन को भी बोला कि आप भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लो, बढ़िया है इंडिया। उसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए इंडो पैसिफिक रीजन में 2009 से लेकर 2014 के बीच। लेकिन देखो 2014 के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो उसके बाद ये जो इनिशिएटिव्स थे थोड़े ठंडे पड़ गए राइटर के अनुसार। इवन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी पहले की अपेक्षा कम होने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडिया के द्वारा कंडक्ट की गई थी, यूएसए ने भी उनकी विश्वसनीयता पर सवालिया चिन्ह उठाया। इवन चाइना जो बार बार घुसपैठ कर रहा था लद्दाख में, यूएसए ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इंडिया पूरी तरह से इनएक्टिव है इन इश्यूज पर। यूएसए एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन ले इन इश्यूज पर। इवन 2014 से 2019 के बीच जो ये ट्रेड था वो बढ़ता रहा, लेकिन थोड़ा कम रेट पर। 2009 से लेकर 14 के बीच जिस रेट से ट्रेड बढ़ रहा था दोनों देशों के बीच, उस रेट से नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ बढ़ा। उसके बाद देखो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान राइटर कहते हैं कि यूएसए के सभी देशों के साथ रिलेशन कमजोर हुए, इंक्लूडिंग इंडिया। अब कहने को तो इंडिया ने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए यूएसए के साथ और आर्म डील्स भी साइन हुई, बट देखो राइटर के अनुसार आर्म डील आप साइन करते हो किसी देश के साथ तो वो देश थोड़ी तो रियायत आपको देगा ही ना। इसी उद्देश्य के साथ इंडिया ने फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी साइन किए यूएसए के साथ ताकि और ज़्यादा हथियार खरीदे जा सकें, अच्छे हथियार खरीदे जा सकें। इवन मोदी और ट्रंप ईरा के दौरान क्वाड, जिसको लेके हमारा हमेशा से व्यू ये था कि हम किसी प्रकार के मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होंगे, क्वाड को मिलिट्री अलायंस हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अंतिम समय में मतलब आप देख लीजिए कैसे अब 4 देश मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जिसका नाम है मालाबार, और यही 4 देश क्वाड में भी शामिल हैं। इवन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर ने तो साफ बोला कि आगे जाके क्वाड एक मिलिट्री अलायंस की शक्ल लेगा और इंडिया को यूएसए की आवश्यकता है चाइना का सामना करने के लिए। ऐसी ऐसी बातें यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साफ तौर पर बोलते हैं। तो देखो हो सकता है कि क्वाड, जिसमें अभी तो 4 देश हैं, फ्यूचर में ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये देश भी क्वाड में आ सकते हैं। और ये सब तो यूएसए के अलाय हैं ही। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यूएसए के अलाय हैं। तो बचा इंडिया। तो यूएसए के द्वारा इंडिया को भी ऑफिशियली बोला जा सकता है कि आप भी अब यूएसए के अलाय बन जाइए ऑफिशियली भी। वैसे तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आवश्यकता पड़ने पर 1962 के वार के दौरान नेहरू ने भी यूएसए से मदद मांगी थी। तो अभी इंडिया अगर यूएसए का अलाय बनता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
बट देखो 1962 में इंडिया यूएसए का अलाय बनने के लिए राजी नहीं हुआ था, ऐसा राइटर का मानना है। अब इंडिया से अलग, थोड़ा और अलग एस्पेक्ट्स में हम देखें, देखो सऊदी अरेबिया और इजराइल ये काफ़ी खुश थे ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ईरान से काफ़ी नफरत करते थे। और जैसा आपको पता है वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया का भी धुर विरोधी है ईरान, और इजराइल का भी धुर विरोधी है ईरान। इसलिए सऊदी अरेबिया और इजराइल काफ़ी ज़्यादा खुश थे ट्रंप से। बट जो बाइडन जो हैं ये ईरान से इतने ज़्यादा नाखुश नहीं होंगे, मतलब इतने ज़्यादा ईरान से ये नफरत नहीं करेंगे जितना कि ट्रंप करते थे। क्योंकि जो बाइडन जब उपराष्ट्रपति थे तभी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। अब देखो पुरानी फॉर्म में फिर से वही डील साइन कर ली जाए ईरान के साथ यूएसए के द्वारा, इसके चांसेस तो कम हैं। लेकिन हाँ, जो बाइडन ईरान के साथ बातचीत जरूर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे ताकि डील साइन की जा सके। वो देखने लायक होगा डील साइन अंत में होती है या फिर नहीं होती है। बट ट्रंप ने जो कड़े सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, उतने कड़े सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे जो बाइडन के द्वारा। ऑलरेडी जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको थोड़ा डाइल्यूट किया जाएगा। इससे इंडिया को भी थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, यूएसए के सैंक्शंस चलते ईरान के साथ हम ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, ईरान से उनका तेल नहीं खरीद पा रहे थे। बट अगर यूएसए अपने सैंक्शंस को डाइल्यूट करता है ईरान के ऊपर, तो हम भी ईरान से ट्रेड कर सकेंगे, उनका ऑयल परचेज कर सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे, छबार पोर्ट के प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब लास्ट में 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं पटाखों पर बैन से संबंधित आर्टिकल से। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। देखो अभी कंटेक्स्ट ये है, एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनसीआर और देश के उन सिटीज़ में पटाखों पर बैन लगा दिया है जहां पर पिछले साल नवंबर में एयर की क्वालिटी ख़राब थी। समझ गए? मतलब कि एनसीआर में तो लगा ही दिया पटाखों पर बैन, इसके साथ साथ देश के वो सिटीज़ जहां पर पिछले साल नवंबर में एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी वहां पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। एनजीटी की ये जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से ही निकल के आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो सिटीज़ जहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है या फिर कम से कम मॉडरेट है, वहां पर एक निश्चित समय के लिए ग्रीन क्रैकर्स फोड़े जा सकते हैं। और ये जो बैन है ये देखो क्रिसमस और न्यू ईयर तक रहेगा। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो मार्च से सरकार को पता है कि विंटर सीजन में कोविड-19 बढ़ सकता है, बट सरकार ने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए इनफ प्रयास नहीं किए। हर साल की तरह इस साल भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। जो सॉल्यूशंस अपनाए गए थे वो सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुए या फिर कारगर साबित नहीं हुए। इस वजह से स्टबल बर्निंग इस साल भी काफ़ी बड़े स्केल पे हुई और पोल्यूशन खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए वो लोग जिन्हें अस्थमा है या फिर सांस लेने से संबंधित और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। अब ये कुछ डेटा है जो आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। इवन देखो अगर कोविड-19 ना भी होता तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर की संख्या को कम करना है 30% तक 2024 से पहले, लेकिन प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एनजीटी ने अपने आदेश पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया है और फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े जो वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके हितों को ध्यान नहीं दिया है, जो शायद ज़रूरी भी हो सकता है फ़िलहाल के लिए। बट अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड की जाए। इवन फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये कहते हैं कि आप पहले से बता देते, ऐन मौके पर आपने आके बताया कि पटाखे जो हैं वो नहीं बजाए जा सकते, तो इससे तो नुकसान हो गया ना। अगर आप पहले बता देते तो कुछ और काम कर लिया जाता। अब इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट हो गई है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी खराब हो गई। समझ गए? तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई रिलीफ प्रोग्राम चलाया जाए, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने पटाखे प्रोड्यूस किए हैं उनकी भी हेल्प की जाए, और लेकिन खास करके वर्कर्स जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। देखो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर होते हैं,
90% फायर क्रैकर्स तमिलनाडु में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन स्कीम चलाई जाए इन वर्कर्स के लिए, अभी के लिए और आगे के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इनके लिए खोजा जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो निकल के आते थे फायर क्रैकर्स पर बैन से संबंधित, वो हमने 2-3 पॉइंट ड्रा किए। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।